गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आपका आज की क्लास में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर में हमने अभी एप्लीकेशन ऑफ टेंस नाम का एक टॉपिक जो है वो अभी पूरा किया है। एप्लीकेशन ऑफ टेंस वो हमने कंप्लीट किया है और आज हम दूसरा टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक्स हम आज पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक आपने जो भी कुछ करा, जो भी कुछ आपने पढ़ा, वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब से रिलेटेड था। उसमें वर्ब कब आनी है, कैसे आनी है, वो सब चीज़ें आपने पढ़ी। और आज जो आप स्टडी करेंगे दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ नहीं है माय डियर। आप देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि सब एग्रीमेंट क्या होता है बेसिकली, किन्हीं भी दो पार्टीज़ के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। दो पार्टीज़ के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये बात पता लगती है कि भाई ये चीज़ इस तरीके से होगी। जैसे आप घर बनवा रहे हैं तो आपने सिविल इंजीनियर से या अपने कॉन्ट्रैक्टर से एक एग्रीमेंट किया कि भैया जब इतना इतना मकान आप बना दोगे तब मैं आपको इतनी इतनी पेमेंट दे दूँगा। इस तरीके से आपने उनसे एग्रीमेंट की। इसी तरीके से आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया तो आपको बताया गया कि हमारे बीच एग्रीमेंट है, यदि आपका 1000 रुपये से मिनिमम बैलेंस कम हुआ तो आपके चार्ज काटे जाएंगे। तो ये एक एग्रीमेंट है जब आप फॉर्म पे साइन करके देते हो। इसी तरीके से आप कहीं पर भी जाएंगे, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसमें एक सेल एग्रीमेंट ऑफ सेल बनता है। क्या बनता है? एग्रीमेंट ऑफ सेल बनता है। एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या लिखा जाता है? भाई ये व्यक्ति है कि भाई ये व्यक्ति है और ये मुझे अपना मकान या प्लॉट कोई बेच रहा है और इस प्लॉट की ये कहीं ना कहीं क्या है, सीमाएं हैं, और ये इतने रुपए का है और ये इतने दिन में इसको मुझे पैसे देने हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हमें बताता है कि ये इतने दिन में और इतने सारे पैसे ये हमें देगा। तो इस तरीके के जितने भी कहीं ना कहीं एग्रीमेंट होते हैं उनका मतलब होता है दो पार्टीज़ के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है या क्या उनके बीच में कहीं ना कहीं समझौता हुआ है। तो यही समझौता जब ग्रामर में हम बात करें तो ग्रामर में जब हम बात करते हैं तो यही समझौता हमें देखने को मिलता है किन दोनों चीज़ों के बीच में, वर्ब के बीच में और सब्जेक्ट के बीच में। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में मतलब है, वर्ब ये कहती है कि मैं सब्जेक्ट के अनुसार आऊँगी, वर्ब क्या कहती है कि मैं सब्जेक्ट के अनुसार आऊँगी। मुझे ये मतलब नहीं है कि सेंटेंस कहाँ का है, कैसा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। अभी मुझे फ़िलहाल मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगाएं। तो सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट है उसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए मैंने नीचे भी लिखा है इसका मतलब, अकॉर्डिंग टू विच सब्जेक्ट वर्ब शुड बी यूज। कहने का मतलब किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए, ये हम इस चैप्टर में पढ़ना होता है। तो देखिए इसमें कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम पहले स्टडी करेंगे। नंबर 1, देखिए मैं आपको पहले बता दूं क्या होता है जनरली। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आपको किसी भी रूल की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं या नॉन इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होते हैं बच्चे, स्टेट बोर्ड से या नॉन इंग्लिश मीडियम बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे होते हैं, तो उनको अंडरस्टैंडिंग उतनी बिल्ड नहीं हो पाती। और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड ना होने की वजह से उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराने के लिए ये इस तरीके के नियमों को थोड़ा सा बताना पड़ता है जिससे वो कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर महसूस कर सके। चलिए तो पहले बात करते हैं। पहला रूल जो है वो कहता है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड विद, यदि कोई भी दो सब्जेक्ट कंबाइन हैं, कंबाइन का मतलब जुड़े हुए हैं, यदि कोई भी दो सब्जेक्ट कंबाइन हैं और वो जुड़े हुए हैं किन्हीं भी शब्दों से, और वो शब्द कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहला शब्द आता है एज वेल एज। कोई भी दो सब्जेक्ट हैं वो एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, एंड नोट से जुड़े हुए हैं, लाइक से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अनलाइक से जुड़े हुए हैं, टुगेदर विद, अलोंग विद, इनसे जुड़े हुए हैं, या किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं। प्रीपोजिशन जैसे मैंने लिखी हुई है नीचे, विद, ऑफ, अलोंग विद,
फॉर, नो लेस देन, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनीड बाय। अगर इन शब्दों से वो जुड़ी हुई है तो आप ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं दो सब्जेक्ट को जोड़ रही है। ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं माय डियर, जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन सारे वर्ड से यदि कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, अगर आपको इनका मीनिंग देखना है तो मैंने मीनिंग भी लिखा हुआ है। एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, एंड नोट का मतलब होता है और ना कि, लाइक का मतलब होता है समान, अनलाइक का मतलब होता है असमान, टुगेदर विद अलॉन्ग विद का मतलब होता है एक साथ, प्रीपोजिशन जिसका जो मीनिंग होता है, विद का मतलब साथ, ऑफ का मतलब के, अलॉन्ग विद का मतलब वही है यहाँ लिखा हुआ है, वही है यहाँ पे, फॉर का मतलब तक, नो लेस देन उससे कम नहीं, इन एडिशन टू इसके अलावा, बिसाइड्स इसके अलावा, एक्सेप्ट इसके अलावा, रेदर देन बेहतर हो, अकम्पनीड बाय उसके साथ। तो ये सारे वर्ड अगर लिखे हुए हैं तो यदि इनसे कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, क्या हो रखे हैं, इनसे कोई भी सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब आएगी उस सेंटेंस में और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगा, आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अब आप दोबारा से सुनिए मेरी पूरी बात को। मैंने आपको बताया यदि कोई भी दो सब्जेक्ट ऊपर दिए गए शब्दों से जुड़े हैं, जैसे ये जो सारे वर्ड मैंने लिखे, यदि ऊपर दिए गए शब्दों से कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो आपको अब उसमें ये कन्फ्यूजन होगा कि जब दो सब्जेक्ट हैं, भाई ही है तो आप लगा दोगे, लेकिन आपको पता लगा ही के साथ यू भी जुड़ा हुआ है, तो अब ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएं या यू के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएं। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं, तो ही लगाओ या शी लगाओ या यू लगाओ। तो आपको ध्यान रखना है यदि ऊपर दिए गए कोई भी शब्द के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो उसमें जो भी कोई वर्ब आएगी और जो भी कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा माय डियर, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, वो आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। अब आप कहोगे सर वर्ब तो मुझे समझ में आ गई, वर्ब की तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये पॉजेसिव एडजेक्टिव आप क्या बोल रहे हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए पहले मैं बता देता हूँ, अपने की हिंदी को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो अपने की इंग्लिश होती है उसी को क्या कहते हैं माय डियर, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आपने कहा मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो अपने की जो इंग्लिश होती है वो होती है पॉजेसिव एडजेक्टिव को। तो सबके अपने होते हैं, सबका अपना दिखाने के लिए अलग अलग वर्ड होता है। जैसे आप देखेंगे आई का जो अपना होता है वो होता है माई, तो आप यही बोलोगे मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। तो ये जो माई है, ये माई ही को क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, इसका नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे वी आर डूइंग, हम अपना काम कर रहे हैं, तो वी आर डूइंग माई वर्क नहीं, आर वर्क। यदि वी काम कर रहा है तो उसका अपना क्या होगा, आर वर्क। हम अपना काम कर रहे हैं तो वी आर डूइंग आर वर्क, तो वी का अपना क्या हो जाएगा, आर। तुम अपना काम कर रहे हो तो यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क। तो आप अपना काम कर रहे हो तो इसका मतलब यही है कि यू आर डूइंग योर वर्क। वह अपना काम कर रहा है, ही इज डूइंग हिज वर्क, तो ही का अपना क्या हो जाता है, हीज हो जाता है। वह अपना काम कर रही है तो सी इज डूइंग हर वर्क, सी इज डूइंग हर वर्क, तो सी का अपना क्या हो जाता है, हर हो जाता है जी। इसी तरीके से वे अपना काम कर रहे हैं तो दे आर डूइंग देयर वर्क। यह अपना काम कर रहा है तो इट इज़ डूइंग इट्स वर्क, इट इज़ डूइंग इट्स वर्क। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए मेरे हिसाब से आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव आपने देखा कि हर एक सब्जेक्ट का अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माय डियर। तो अपने एक पॉजेसिव एडजेक्टिव के अनुसार ही वो सेंटेंस में आता है। तो मैंने आपको बताया कि इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड विद एज वेल एज एंड नॉट लाइक अनलाइक टुगेदर विद अलोंग विद एनी दिस प्रीपोजिशन विद ऑफ अलोंग विद फॉर
इन एडिशन टू, इन, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनीड बाय। यदि कोई भी दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े हुए हैं तो उस सेंटेंस में जो वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो किसके अनुसार आएगा माय डियर? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। जैसे एग्जाम्पलीफाई करते हैं, सेंटेंस है मोहन एंड नॉट हिज फ्रेंड्स आर गोइंग देयर वर्क, आर डूइंग देयर वर्क। मोहन और ना ही उसके दोस्त, मोहन एंड नोट का मतलब क्या है? आप ऊपर देखेंगे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है टू सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड विद, एंड नोट का मतलब क्या है? और ना ही। तो सेंटेंस कहना चाहता है मोहन और ना ही उसके फ्रेंड, मोहन और ना ही उसके फ्रेंड, मोहन और ना ही उसके दोस्त अपना काम कर रहे हैं। इसका मतलब ना तो मोहन ही अपना काम कर रहा, ना उसके दोस्त ही अपना काम कर रहे। तो जब कोई भी अपना काम नहीं कर रहा तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि एंड नोट से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं माय डियर। एंड नोट से कितने सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं? दो सब्जेक्ट। अभी आपने ऊपर पढ़ा, एक सब्जेक्ट तो कौन है? मोहन, और एक सब्जेक्ट क्या है? उसके दोस्त। भाई काम कौन कौन नहीं कर रहा? मोहन भी नहीं कर रहा और उसके दोस्त भी नहीं कर रहे। और इन दोनों को कैसे जोड़ा हुआ है? एंड नोट से जोड़ा हुआ है माय डियर। अब जब एंड नोट से जोड़ा हुआ है तो जो सब्जेक्ट इससे पहले आ रहा है वो होता है फर्स्ट सब्जेक्ट, जो इस प्रीपोजिशन के जोड़ने वाले नंबर के बाद आ रहा होता है वो होता है सेकंड सब्जेक्ट। तो अब हमने पढ़ा यदि कोई भी दो सब्जेक्ट एंड नोट से जुड़े हुए हैं तो सब कुछ किसके अनुसार आता है माय डियर? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? मोहन। मोहन क्या है? सिंगुलर। मोहन क्या है? सिंगुलर। तो ये कहते हैं सिंगुलर के अनुसार आर जो है वो गलत है। आप आर की जगह पे किसको लगाइए? इसको लगाइए। तो यहाँ पर इज सही हो जाएगा। मोहन एंड नॉट हिज फ्रेंड्स इज डूइंग, मोहन एंड नॉट हिज फ्रेंड्स इज डूइंग। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि सब कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव, मैंने क्या कहा? वर्ब एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव, वर्ब एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव, वो किसके अनुसार आना है माय डियर? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। और फर्स्ट सब्जेक्ट आपको पता है क्या है? मोहन है। तो मोहन के ही अनुसार यहाँ पर जो पॉजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है देयर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देयर तो किसका होता है माय डियर? दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, जबकि मोहन क्या है? एक सिंगुलर चीज है। दे क्या होता है? प्लूरल होता है। या तो प्लूरल नाउन हो या प्लूरल हो तब आएगा। तो मोहन जब सिंगुलर है, मोहन कौन है? बॉय। और बॉय के लिए मतलब क्या होता है? बॉय के लिए क्या यूज होता है? ही। तो बॉय के लिए ही यूज होता है। तो मोहन का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? देयर नहीं होगा, उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा माय डियर? हिज होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो मोहन एंड नॉट हिज फ्रेंड्स आर डूइंग हिज वर्क। तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। हमने अभी ऊपर से पढ़ा है, आप देखेंगे क्या कह रहा है कि इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड, यदि कोई भी दो सब्जेक्ट कंबाइन है किससे? एज वेल एज से, एंड नोट से, लाइक से, अनलाइक से, टुगेदर विद, अलोंग विद और प्रीपोजिशन से। तो ये कहते हैं जो वर्ब आएगी और पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव मैंने आपको बताया, आई का अपना क्या होता है? माई। वी का अपना क्या होता है? आर। यू का अपना क्या होता है? योर। ही को आप समझ सकते हैं, ही किस किस के लिए यूज़ होता है? बॉय के लिए यूज़ होता है, मैन के लिए यूज़ होता है ना? कोई भी मेल है उसके लिए ही यूज़ होता है। गर्ल है, ठीक है, वुमेन है, कोई भी फीमेल है उसके लिए सी यूज़ होता है। तो इनका अपना क्या होगा? हिज। इनका अपना क्या होगा? हर। दे का मतलब क्या है? बॉयज़ हो जाए अगर, है ना? जो भी कोई प्लूरल चीज़ आती है, गर्ल्स हो जाए, उन सब के लिए क्या यूज़ होता है? दे यूज़ होता है। और दे अपने आप में भी यूज़ होता है, इसका अपना क्या होता है? दे। तो अब आपने देखा यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, मोहन और उसके दोस्त, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड नोट से जुड़े हुए हैं। एंड नोट कहता है कि मैं जब भी सेंटेंस में आऊँगा तो मेरे से यदि दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो सब कुछ फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। मोहन क्या है? एक सिंगुलर है, सिंगुलर है और साथ ही साथ वो क्या है? मेल भी है, तो सिंगुलर मेल हो गया। तो आपने देखा सिंगुलर के अकॉर्डिंग तो आर नहीं आ सकता, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज आएगा। इसी तरीके से सिंगुलर वो मेल भी है तो वो कहीं ना कहीं ही को रिप्रेजेंट करता है। तो जब उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे तो वो कहते हैं देयर रॉन्ग है, वो प्लूरल के लिए आता है। सिंगुलर के लिए तो क्या आएगा? हिज आएगा, तो हिज आएगा। तो इसमें दो गलतियां थी, एक आर
और एक देयर। तो आर की जगह पे क्या आएगा? इज, और देयर की जगह पे क्या आएगा? हिज। हाँ शौकीन, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं आता है जब वो इन वर्ड से जुड़ा हो जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, एज वेल एज, एंड, नॉट, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विद, अलोंग विद। यदि वो उस सब्जेक्ट से इन वर्ड से जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। देखिए जैसे ये एग्जांपल है, राम एज वेल एज हिज टीचर्स आर डूइंग देयर वर्क इन द स्कूल ग्राउंड। इन द स्कूल ग्राउंड। राम एज वेल एज का मतलब मैंने बताया साथ साथ। राम साथ ही साथ उसके टीचर्स क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं स्कूल के ग्राउंड में। राम और उसके साथ साथ स्कूल के टीचर अपना काम कर रहे हैं स्कूल के ग्राउंड में। अब तुम्हें पता है स्कूल के ग्राउंड में कौन कौन काम कर रहा है? राम भी काम कर रहा है और उसके टीचर्स भी काम कर रहे हैं। तो राम भी काम कर रहा है और उसके टीचर्स भी काम कर रहे हैं। तो जब साथ साथ में दोनों चीज़ें काम कर रही हैं माय डियर, तो अब आपको ध्यान देना है कि वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके अकॉर्डिंग आना है। तो आपको पता है कि एज वेल एज एक ऐसा कॉम्बिनेशन वर्ड है जो जिन दो वर्डों को अपने साथ जोड़ता है, तो उसमें अपने आप ही सब कुछ किसके अनुसार आएगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो एज वेल एज से एक तो राम जुड़ा हुआ है और एक जुड़ा हुआ हिज टीचर। राम पहले आ रहा है तो वो फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसके टीचर बाद में आ रहे हैं तो वो सेकंड सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार राम कैसा है? वही अभी अभी जो पीछे गया, सिंगुलर मेल है। और सिंगुलर मेल के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि ये सबसे पहले तो आर गलत है। आर की जगह पे क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा और फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है राम, तो आर की जगह क्या आएगा? इज। साथ ही साथ वो सिंगुलर मेल है तो वो कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल नहीं आएगा। सिंगुलर मेल के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आना चाहिए? हिज आना चाहिए। तो राम एज वेल एज हिज टीचर्स आर डूइंग की जगह इज डूइंग हिज वर्क इन द स्कूल ग्राउंड। तो आर भी गलत है और देयर भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो प्लूरलिटी को शो करता है। क्योंकि उसने एग्जाम में क्या दिया है? एग्जाम्पल में क्या दिया? हिज टीचर्स दिया है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई प्लूरल भी तो दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन नियम ये कहता है यदि कोई भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, एंड, नॉट, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विद, अलोंग विद और किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, तो द वर्ब एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव इन द सेंटेंस मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। और फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राम इज ए सिंगुलर मेल, और सिंगुलर मेल के लिए आर का यूज नहीं होता, इज का यूज होता है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव में देयर का नहीं, हिज का यूज होता है। तो दैट इज वाई आर भी गलत है और देयर भी गलत है। इनकी जगह पे आपको लगाना पड़ेगा इज एंड हिज। एनी डाउट शौकीन? अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, बन रही है? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मोहित along with his friends have decided to leave मुंबई या मेरठ, मेरठ है सर। मोहित ने अपने दोस्तों के साथ ये डिसाइड किया कि वो मुंबई को क्या, मेरठ को क्या कर देगा? छोड़ देगा। मोहित ने अपने दोस्तों के साथ ये डिसाइड किया कि वो मेरठ को क्या कर देगा? छोड़ देगा। तो अब आप खुद देखिए, मोहित है और उसके दोस्त हैं। सिर्फ मोहित ने डिसाइड नहीं किया, मोहित ने अपने दोस्तों के साथ डिसाइड किया। तो अलोंग विद से जोड़ दिए दो सब्जेक्ट, एक तो मोहित को और एक उसके दोस्त को। तो जो मोहित है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है और जो उसके दोस्त हैं वो सेकंड सब्जेक्ट है। और यदि अलोंग विद से कोई दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो ये कहते हैं सब कुछ किसके अनुसार आएगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार मोहित क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर के अनुसार ये कहते हैं हैव नहीं आएगा, वर्ब क्या आनी चाहिए? हैज आनी चाहिए। तो हैज आ जाएगा माय डियर। तो मोहित along with his friends has decided to leave मेरठ, ना कि have। गेट माई पॉइंट शौकीन? दिल मोहम्मद? आर यू गेटिंग माई वॉइस? इज स्क्रीन विजिबल टू यू? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए रूल 2 आ जाता है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इफ़ टू सब्जेक्ट्स, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट्स हैं और वो दो सब्जेक्ट कंबाइन हैं, कंबाइन किससे है? इन वर्ड से, और से, ईदर और से, नीदर नोर से, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, यदि इन सारे वर्ड से कहीं ना कहीं दो सब्जेक्ट्स कंबाइन हैं, मतलब भी लिखा हुआ है इनका, और का मतलब है या, ईदर और का मतलब है या तो या, नीदर नोर का मतलब है ना तो ना, नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब है केवल नहीं बल्कि भी, ठीक है, नन बट, ये सारे वर्ड सब्जेक्ट से अगर कंबाइन हैं, अगर ये सब्जेक्ट से कंबाइन हैं कोई ना कोई वर्ड्स, तो ये कहते हैं, तो वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ये बात देखिए, इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिए। टू सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड विद और, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट। अगर कोई भी दो सब्जेक्ट इन वर्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं तो ये कहते हैं जो वर्ब आएगी और पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो किसके अनुसार आएगा माय डियर? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अब आप इस बात पे ध्यान दें कि मैंने आपको अभी जो पहले बताया उसमें सब कुछ किसके अकॉर्डिंग आ रहा था? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। और यदि सब्जेक्ट यहाँ दिए गए इन शब्दों से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब वहाँ पे वर्ड अब कैसे आएगा? वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके अकॉर्डिंग आएगा? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो कोई बात नहीं, अब आपको पता ही है फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे आपने देखा एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है? यू और योर फादर हैव विड्रॉन मनी फ्रॉम बैंक टुडे। आपने देखा, आप बैंक में गए, आपने देखा बैंक में पैसे एंट्री निकले हुए हैं, तो आपका अकाउंट जॉइंट था। तो बैंक वाले ने कहा कि भाई या तो तुमने या तुम्हारे पिताजी ने पैसे निकाले हैं बैंक से आज, या तो तुमने निकाले हैं या तुम्हारे पिताजी ने आज बैंक से पैसे निकाले हैं। अब यहाँ पर देखिए दो लोगों की बात हो रही है, या तो तुमने या तुम्हारे पिताजी ने, या तो तुमने या तुम्हारे पिताजी ने बैंक से पैसे निकाले हैं। अब देखिए और से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, एक तो यू, एक योर फादर। यू जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है, योर फादर जो है वो सेकंड सब्जेक्ट है। और जब भी कोई दो सब्जेक्ट और से जुड़ रहे हों तो आपको पता है सब कुछ किसके अकॉर्डिंग आएगा? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकंड सब्जेक्ट जो है वो योर फादर है, और योर फादर का मतलब है ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन। सिंगुलर है थर्ड पर्सन, क्योंकि कितने फादर दिखा रखे हैं? सिर्फ एक फादर, सिंगुलर है। और सिंगुलर के अनुसार वो कहते हैं हैव रॉन्ग है, सिंगुलर के अनुसार ये कहते हैं हैव रॉन्ग है, हैज आना चाहिए, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। तो सेकंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसीलिए हैव आएगा ना कि हैज। क्यों? क्योंकि फादर क्या है? सिंगुलर थर्ड पर्सन है, और सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा जब और लगा होगा। एक और एग्जांपल देखिए, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वांट्स टू गो देयर होम। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वांट्स टू गो देयर होम। अब देखिए दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, एक है ही, एक है हिज फ्रेंड्स। एक है ही और एक है हिज फ्रेंड्स। ना तो वो, नीदर का मतलब क्या होता है? ना तो वह, और नोर का मतलब होता है ना। तो ना तो ना का कॉम्बिनेशन होता है ये। तो ना तो वह ना उसके दोस्त अपने घर जाना चाहते हैं, यानी कि कोई भी अपने घर नहीं जाना चाहता। तो इसमें सिंपल है, जब नीदर नोर से कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो नीदर के नोर के बीच में आ रहा है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है, जो नोर के बाद आ रहा है वो सेकंड सब्जेक्ट है। तो अब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आता कुछ भी, अब आता है सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड सब्जेक्ट में देखिए हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लिखा हुआ है, यानी कि वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। और आपको पता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एच नहीं लगता, तो वांट्स रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वांट। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हिज फ्रेंड्स बहुत सारे हैं तो वो प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से ये वांट्स में से एस हट जाएगा और सिर्फ वांट लगा रहेगा। इसी तरीके से क्योंकि उसके दोस्त प्लूरल हैं
तो प्लूरल के अकॉर्डिंग जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है देयर वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपने अभी पढ़ा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, तो देयर करेक्ट हो जाएगा। बताइए, बात समझ आ रही है या सिर्फ मैं वैसे ही बताया जा रहा हूँ, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा? शौकीन, शौकीन, दिल मोहम्मद, इशरत जी, दारिम, इशरत जी। चलिए, तो इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जांपल है। अगर आप लोगों ने फ़ोन अपना वर्टिकल रखा हुआ है तो वो गलत दिखाएगा, आपको विजिबल नहीं होगा। आपको अपना फ़ोन इस तरीके से करना है, यहाँ इस तरीके से रख के देखना है, आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा। वर्टिकल रखिए, हॉरिजेंटल मत रखिए फ़ोन को। और फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल को रोटेट करने का एक ऑप्शन आएगा, स्क्रीन को इस तरीके से रोटेट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। वहाँ से आप अपने फ़ोन को वर्टिकल कर लीजिए, जिससे आपको सही दिखेगा। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर क्लियर करना है। बताओ क्या कन्फ्यूज़न है? इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो ना, सिंपल तो है भाई। फादर है, एक है तो ये सिंगुलर ही है। सन्स है, सन ज़्यादा हो गया ऐसे लग गया तो ये प्लूरल है। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होना चाहिए। ये ही है, ये सिंगुलर है। हिज फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे दोस्त हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तो ये प्लूरल हो गया। अगर मैं तो खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ सब कुछ, आपको के लिए कुछ छोड़ता ही नहीं हूँ। फिर भी आप पढ़ते रहिए, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है, क्योंकि रटने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप खुद देखिए, आपने ये रटा थोड़ी है वांट्स प्लूरल है, वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, तो आपको अपने आप ही देखे याद आ गया। ऐसे ही आपने हैव और हैज़ यहाँ पे देखा, आपने यहाँ पे हैव और हैज़ देखा, अभी हैव का हैज़ हो गया तो ये अपने आप ही सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, आपको 2-3 टॉपिक जब आप पढ़ लेंगे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है किसी भी तरीके का। और कोई होया करे तो आप मुझसे तुरंत मैसेज कर लीजिए करें, सर मुझे नहीं पता, बच्चों को छोड़ो, जिनको आता है आप मुझसे तुरंत मैसेज करो, सर सिंगुलर प्लूरल इसमें मुझे कन्फ्यूजन हुआ, आपने ये बताया मुझे समझ नहीं आया, मैं वहीं एक्सप्लेन करूँगा उस चीज़ को। देखिए थर्ड पे आते हैं हम, थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। नॉट ओनली द फादर बट ऑल्सो द सन्स वर अरेस्टेड। फादर और सन को अरेस्ट कर लिया गया, तो क्या कहा जा रहा है कि केवल फादर ही नहीं, इसका मतलब क्या होता है, केवल नहीं, केवल फादर ही नहीं बल्कि भी, इसका मतलब होता है बट आल्सो, बल्कि भी। केवल फादर ही नहीं बल्कि बेटे भी अरेस्ट किए गए हैं। केवल फादर ही नहीं बल्कि बेटे भी क्या किए गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं। एक बात का ध्यान रखना, पहली बात तो जब नॉट ओनली आएगा उसके साथ कॉम्बिनेशन में हमेशा बट आल्सो होना चाहिए। यदि नॉट ओनली के साथ और कोई कॉम्बिनेशन दे रखा है तो वो सेंटेंस वैसे ही गलत हो जाता है। तो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो भी आना ज़रूरी है। तो ये इसकी एक खासियत होती है कि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो भी आना चाहिए। आगे देखें, अगर तो आगे देखें तो अब नॉट ओनली और बट आल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक तो फादर और एक सन। फादर क्योंकि पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, सन बाद में आ रहा है तो ये सेकंड सब्जेक्ट है। अब देखिए फादर को देखिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें कोई एस नहीं लगा हुआ। सन्स को देखिए, सन्स जो है वो कैसे हैं, बहुत सारे हैं। सन कितना, एक नहीं, सन्स लिखा हुआ है, यानी कि वो प्लूरल सब्जेक्ट है और सेकंड सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार वो कहते हैं वर करेक्ट है, वर में कोई दिक्कत नहीं। तो सेंटेंस कैसा हो गया माय डियर, नो एरर।
सेंटेंस कैसा हो गया? नो एरर। सेंटेंस कैसा हो गया? नो एरर। क्यों? क्योंकि हमारा सेकंड सब्जेक्ट कैसा था? प्लूरल था, और प्लूरल के अकॉर्डिंग जो वर लगी हुई है ये करेक्ट फॉर्म लगी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें एक अच्छा एक्सेप्शन है, ये याद रखना, पेपर में बहुत आता है, नोट है ये। मैंने आपको पहले ही दिन क्लास में ही बताया था कि जो भी नोट मैं बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है सारे। नोट क्या है? यदि और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। देखिए अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? ऊपर हमने पढ़ा कि यदि दो सब्जेक्ट कंबाइन है किससे? और से, तो वो वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके अकॉर्डिंग आती है माय डियर? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो क्या कह रहा है? यदि और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दिया हो, यदि और को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दे रखा हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए? इंटेरोगेटिव, यानी कि पर्सन वाचक, क्वेश्चनेबल सेंटेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, डज आई और ही हेल्प देम इंडीड, क्या वास्तव में मैंने और उसने उनकी मदद की? क्या वास्तव में मैंने और उसने उनकी मदद की? क्वेश्चन है इंटेरोगेटिव। क्या इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, उसने गलती से टाइप नहीं किया होगा, लिखा नहीं है उसने। यदि और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। ठीक है माय डियर। तो अब आप देखेंगे ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये और से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं। ये जो और लिखा हुआ है इससे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, आई और ही। अगर हम बेसिक उस पर चले तो हेल्पिंग वर्ब इसमें डज है। तो अगर हम बेसिक उससे चले जो हमने अभी तक पढ़ा, तो उसमें सेकंड सब्जेक्ट कौन है? ही। तो ही के अकॉर्डिंग तो डज करेक्ट है। लेकिन यही इसका क्वेश्चन की खासियत है कि यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो और जिस सेंटेंस में है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेगा। लेकिन कब? जब वो इंटेरोगेटिव हो। तो इस आई के अकॉर्डिंग माय डियर ये जो डज है ये रोंग है। इस आई के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? डू लगना चाहिए। डू आई और ही हेल्प देम इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, रियल में। क्या हमने वास्तव में उनकी सहायता की है? क्या हमने रियल में उनकी सहायता की है? पता लगा दिखावा ही किया है सिर्फ। तो इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए आपको कहीं ना कहीं सारे नियम पता होने चाहिए। तो मैं अभी स्टार्टिंग से आपसे कह रहा था कि देखो पहला तरीका तो ये है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ध्यान से देखोगे तो ये बिना किसी रूल्स के ही याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अगर उतनी अंग्रेजी पढ़ी हुई है और आपको उनकी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर रूल्स की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि आपकी ब्रॉटअप और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी अच्छी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी, या आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं करी, या आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी लेकिन आपको टीचर वैसे नहीं मिले, आपको टीचर अच्छे मिले लेकिन आपको अपने आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं मिला कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाते, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब जागो तभी सवेरा वाली कहानी है। आप लोग देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे अच्छी हो सकती है अंग्रेजी को लेके। पहले उसकी जो भाषा की जो कहीं ना कहीं ग्रामर की दिक्कत है पहले उसको दूर कीजिए, ताकि आप सही शब्दों का चयन कर सकें, सही वर्बों का यूज़ कर सकें, जो आप बात कहना चाहते हैं वो बात कह सकें। तो सबसे पहले तो जब आपका ब्रेन सही चीज़ों को डिटेक्ट करने लगेगा, ऑटोमेटिकली जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप कोई भी चीज़ देखोगे आप में उस बात का मतलब समझ में आएगा। तो जब मतलब समझ में आने लगेगा तो आपको उसको जानने की इच्छा होगी, सोचने की इच्छा होगी, बोलने की इच्छा होगी, तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर पाओगे। ग्रामर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने के बाद जब उसमें मज़ा आता है तभी वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बेहतर लगने लगती हैं। तो ये रूल्स पढ़ना और ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी वैसे एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिला जैसा आपको मिलना चाहिए था। तो पहले तो आपको वो समझना पड़ेगा कि कोई चीज़ कैसे आती है। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल है जो मैं बिल्कुल नए बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिनको बिल्कुल पहली बार जो ग्रामर को पढ़ रहे होते हैं, ताकि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। गॉट माय पॉइंट? Otherwise, I would have taught you in an advanced manner in which you do not need to remember any rules, any regulation. You just need to build understanding, which will help you to strike out the error or find out the error, and you will definitely
विदाउट एनी रिमेंबरिंग एनी रूल्स यू विल सोल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है। आप लोगों को एक एक चीज़ इतनी डिटेल्ड में जाके कोई चीज़ किस वजह से हट रही है, कोई चीज़ किस वजह से लग रही है, उसी वजह से सेंटेंस लगते हैं। आपको मुझसे पढ़ते हुए लगभग 10 से 12 दिन हो गए हैं। मैंने आपको जो भी चीज़ पढ़ाई उसमें मैंने आपको हर एक चीज़ का रीज़न दे रहा हूँ कि वो चीज़ क्यों हट रही है। और जब आप उस रीजनिंग से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो यू विल नेवर फेल, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल की अगर बात करूँ, जो मैंने यहाँ कहा, मैंने कहा कि इस डज का डू होगा, डज का क्या होगा, डू होगा। ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, भाई डज का डू कर दो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये डज का डू क्यों हुआ, इस आई की वजह से इस डज का डू हुआ। आई क्यों हुआ आई की वजह से, क्योंकि और ऐसी चीज़ है जो दो सब्जेक्ट को जोड़ती है। तो आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की। तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। हाँ दिल मोहम्मद, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाऊँ। मैं आपको कोई भी चीज़ सिर्फ बता के छोड़ना नहीं चाहता कि बस ऐसे ही याद कर लो, ऐसे नहीं। जो चीज़ ऐसे होगी जो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा वो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आपको ऐसे याद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक 18 साल से 20 साल से बड़े बच्चे हो और आपने IQ रखते हो, तो आपके जिज्ञासा को, आपकी क्यूरोसिटी को और आपकी प्रॉब्लम्स को अगर सोल्व कराना है तो वो लॉजिकली सोल्व होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं इमोशनली आपको सोल्व करा दूं। आपके पास हर चीज़ का लॉजिक होना चाहिए। और एक टीचर का कर्तव्य यही होता है कि वो अपने बच्चों के अंदर रीजनिंग यानी कि सोचने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग और किसी भी चीज़ को सोल्व करने का जो प्रॉपर मेथड है उससे आपको बताए, ताकि जब आप 20 लोगों में, 100 लोगों में, 1000 लोगों में खड़े होकर कोई बात कहें तो आपकी बात लॉजिकल हो, आपकी बात सुनने वाला सोचे कि यार ये चीज़ ऐसे कोई और एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाता। जस्ट बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू इट लॉजिकली, तो आप उसका आंसर भी लॉजिकली ही देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप लोग कुछ भी कि हाँ ये तो ऐसे ही होता है, हवा में बात कर दी, उससे कुछ नहीं होता। देखिए नोट्स हैं, ये नोट्स आपको देखने में पता नहीं कैसे लगते हैं, क्या होते हैं, लेकिन आप दुनिया की किसी भी बुक से पढ़ना, कोई भी बात पढ़ना, ये मेरा चैलेंज है। जैसे जिस तरीके से इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक तो इतना कहीं कंपाइलेशन आपको नहीं मिलेगा, कहीं पर भी इस तरीके से आपको सारे रूल्स मिलेंगे नहीं, और जब मिलेंगे भी तो वो उतने डिटेलिंग से आपको नहीं समझाएंगे। अब बहुत सारे बुक्स में देखता हूँ उसमें इस तरीके से अब नोट्स आने लग गए हैं, जैसे ये नोट्स बने हुए हैं इस तरीके से नोट्स आने लग गए हैं। तो उन नोट्स से भी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एकदम स्टैंडर्ड बुक के नोट्स हैं। ऐसा नहीं है किसी बच्चे ने बनाए हैं मेरे तो ये कहीं से भी कम है। अगर मैं आपको बिना नोट्स के सीधे वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो मैं बिल्कुल यही चीज़ लिख के आपको पढ़ा रहा होता जो इन नोट्स में लिखी हुई है। बस इससे क्या फ़ायदा हो रहा है आपको और मुझे कि हम लोग एक्सेस पढ़ पा रहे हैं। एक्सेस मतलब जितना हम 45 मिनट्स में मैं बोर्ड पे लिख के पढ़ाऊँगा, जितना उसमें कवर करूँगा वो इतना पार्ट होगा। और ये नोट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसमें पढ़ रहा हूँ तो इसमें इतना कवर हो रहा है। ये नोट्स PDF मैंने ऑलरेडी डाल दी है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट ले लीजिएगा उसका और अपनी फाइल्स में लगाते रहिएगा। ठीक है, एक फ़ाइल आती है 10 रुपये की, जिसमें अंदर एक ऐसे स्टिक फाइल होती है, वो स्टिक फाइल, उसके अंदर ऐसे फाइल होती है और अंदर जाके पेपर ऐसे बढ़ जाते हैं, उसमें अंदर ऐसे जाके अंदर जाके फिक्स हो जाते हैं बिना कोई छेद करे, बिना कुछ करे। तो ये उतने ही फाइल होंगे, आप इसे डुअल साइड प्रिंट करा लेना जब भी आप कहें। हर टॉपिक का मैं 1-2 दिन पहले डाल दिया करूँगा, इस बार लेट हो गया तो फुल PDF नहीं है सर। फुल PDF तो है लेकिन मैं वो देना नहीं चाहता एक बार में आपको। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि फिर आप लेजी हो जाएंगे, फिर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, फुल PDF लगभग बैठेगी 300 पेज की, है ना। डाउनलोड होकर मोबाइल में सेव नहीं होता, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में नहीं होता। चलिए, इशरत फातिमा कह रहे हैं प्रिंट कैसे होगा, मीन्स डाउनलोड होकर मोबाइल में सेव नहीं होता। कोई नहीं, हाँ ये वाली प्रॉब्लम मुझे 2-3 बच्चे और बता रहे थे।
मैं एक काम करूँगा, सर आपको ना, जो सर हैं जिनसे आपकी बात हुई होगी, उन सर से बोल दूंगा कि वो आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा भिजवा देता हूँ ताकि आपको बार बार प्रिंट के लिए ना जाना पड़े। मैं आपको देखता हूँ मैक्सिमम जितने भी नोट्स हैं उन्हें एक बार प्रिंट करवा के आपको भेज देता हूँ, आपको हेल्प हो जाएगी फिर, ठीक है। फुल पीडीएफ नहीं, ओनली 18 पेज, 18 वो हैं, 12 ये हैं, ठीक है। 40 पेजेस तो यही हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली ये बहुत एडवांस है, अगर मैं आपको सारे दे दूंगा तो आपकी खोपड़ी जो है वो घूम जाएगी, आगे जाके बहुत एडवांस होते चले जाएंगे नोट्स, और बिना एक्सप्लेनेशन के नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए, आपने कोई नोट्स बनाए अपने हैंड से, आपने कोई नोट्स बनाए, उसकी जो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट है आपके लिए, वो किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए नोट्स की सिग्निफिकेंट से मैच नहीं कर सकते। दूसरे के नोट्स आपके लिए जीरो होते हैं जब तक आप उन नोट्स को खुद अपने हाथों से अपनी लैंग्वेज में ना बनाएं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, जो मोबाइल में नोट्स हैं और जो अब आपने मुझसे पढ़ा, जो आप मुझसे पढ़ रहे हो, वही चीज़ों को मैं एक फेयर कॉपी में लिखता, और जैसे मैंने लिख रखे हैं इसमें जो भी बात होती, जो मुझे लगता काम किया, उन सब के नोट्स बनाता। उससे दो चीज़ें होती, एक तो जो मैंने पढ़ा, फिर मैंने समझा, और फिर मैंने उसे लिखा। तो जब ये तीनों प्रोसेस पूरा हो जाते हैं तो आपके दिमाग में रिटेन होने की पावर उसकी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आप उसे ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर सकते हो अपने माइंड से। एक तो पहले तो पढ़ा, ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन सुनी, उसके बाद उसे लिखा, तो आप देखेंगे कि आपकी रिटेंशन पावर उन टॉपिक्स की बढ़िया होगी जिन टॉपिक्स को आपने इस तरीके से याद किया है। तो ठीक है माय डियर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल क्लास में मिलेंगे। मैंने पीडीएफ डाल दी है उसमें, बाकी आप लोगों को मैं देखता हूँ किसी और माध्यम से भी आपको भेजते हैं, व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से, जैसे भी होता है आपके पास पहुँचाते हैं इसको। जितने भी आप लोग इस बैच में बच्चे हैं उन सबको ये पहुँचवाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज़ क्लास को कवर करते हैं पूरा।